हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। तो आज हमें पढ़ना है सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर के लिए एक नया टॉपिक रेले क्राइटेरियन। वैसे शुरू तो हमें यहीं से करना है, रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन। लेकिन इसे पढ़ने से पहले कि रेले ने क्या क्राइटेरिया दिया रिजोल्यूशन के लिए, हमें जानना होगा कि रिजोल्यूशन है क्या। तो रिजोल्यूशन मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज किया जाता है। जैसे बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट्स रखे गए हों तो उन्हें अलग अलग देखने के लिए माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। टेलीस्कोप जैसे चांद तारे और दूर की चीजों को देखने के लिए, उन्हें अलग अलग उनका अध्ययन करने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाएगा। बहुत पास की चीजें जैसे स्लाइड्स हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि अनुप्रस्थ काट बना के, स्लाइड्स बना के, क्रॉस सेक्शनल एरिया काट के उसे स्लाइड्स के रूप में उन्हें देखा जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रिजोल्यूशन रिजॉल्व करना होता क्या है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट ए, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट इसके पास रखा गया है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को जो अलग अलग करने की क्षमता होती है उसे ही कहा जाता है रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप से पॉइंट्स ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज अगर बनाया जाए तो इमेज डिफ्रैक्शन पैटर्न में एन स्लिट से इस प्रकार से बना था, इसका इमेज इस प्रकार से बन गया। दूसरे वाले का भी इमेज कुछ न कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इन दोनों को सेपरेट करने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया रेले ने दिया था कि इन्हें कैसे सेपरेट किया जाएगा, कब क्या कंडीशन है कि ये सेपरेट हो जाएंगे, कब ये वेल रिजॉल्व्ड कहे जाएंगे, मतलब कब इन्हें बढ़िया से अलग अलग सेपरेटली देखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन आती है कि कब ये अधिकतम अपनी लास्ट लिमिट, अधिकतम सीमा पर पहुंच जाएंगे जिसके बाद इन्हें रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब लास्ट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जब ये रिजॉल्व ही नहीं किए जा सकते। तो एक तो हो गया वेल रिजॉल्व, जब बढ़िया से दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग उनके इमेज को बनाकर देखा जा सकता है। दूसरा जस्ट रिजॉल्व, मतलब वो उसकी लास्ट लिमिट है, उसके बाद उन्हें रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। और तीसरी आती है नॉट रिजॉल्व, मतलब उस कंडीशन में उन्हें सेपरेटली देखना असंभव है। तो अब बात आती है कि रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ही हम लोग इन वस्तुओं को, इन ऑब्जेक्ट्स को, या फिर कोई लाइट सोर्स है इन्हें, या उनकी वजह से जो इमेज बन रहा है उन्हें रिजॉल्व करेंगे। तो कोई ना कोई जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उन्हें कहेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो इन सब की रिजॉल्विंग पावर होगी क्या। तो रिजॉल्विंग पावर की अगर बात करें तो लिख भी दिए कि नोट्स बनाने में आपको आसानी रहे। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व द इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है, एक योग्यता है, उसकी एबिलिटी है उस इंस्ट्रूमेंट की, जिसकी वजह से दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को, दो पास पास रखे ऑब्जेक्ट्स को वो अलग अलग दिखा सके। तो यही जो है इसकी क्षमता, यही इसकी जो योग्यता है, इसे कहा जाता है रिजॉल्विंग पावर। अब उसके बाद रिजॉल्विंग पावर के बाद एक टर्म और आता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है मतलब दो ऑब्जेक्ट ये रखे हुए, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो अगर ये बहुत दूर है तब तो इन्हें सेपरेट किया जा सकता है, इन्हें अलग अलग रिजॉल्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अगर ये पास पास रखे गए तब क्या होगा, तब पास पास रखे गए तो किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इनके इमेज को सेपरेट किया जाएगा और फिर देखा जा सकता है। अगर ये बहुत क्लोज है, तो बहुत क्लोज है तो एक हाई रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट लिया जाएगा जिसकी सहायता से इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तो अब ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, जब ये बहुत दूर थे तब इन्हें रिजॉल्व करना बहुत आसान है। उसके बाद इन्हें थोड़ा और क्लोज किया गया, अब भी इनका रिजोल्यूशन होगा। इन्हें और पास ला दिया गया, और पास लाने के बाद फिर इनका इमेज बना, तो फिर इन्हें देखा जा सकता है। तो अगर इन्हें और पास ले लिया जाए
तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसके बाद इन्हें रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है, अलग अलग सेपरेट अलग किया जा सकता है, दोनों का अलग अलग इमेज फॉर्म किया जा सकता है, बनाया जा सकता है किसी टेलीस्कोप की सहायता से, उसी को कहा जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होता है वो दो टाइप से बनाया जा सकता है। एक तो होगा लीनियर सेपरेशन और दूसरा इस पे बनता है एंगुलर सेपरेशन। जैसे अगर कोई बात करें, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, और दूसरा ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बी। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस सेपरेशन की बात करें तो ये दोनों के बीच का लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है या लीनियर डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। दूसरा अगर एंगुलर सेपरेशन की बात करें तो यहाँ से जो कोई ऑब्जेक्ट जहां से इसे देखा जा रहा है, यहाँ से जो एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों पे, इसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस। तो ये इन दोनों के बीच का मान लिया गया एंगुलर डिस्टेंस है, जिसे रिप्रेजेंट किया गया डी थीटा से। यहाँ पर भी इसे डी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, यही कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे नोट्स के लिए लिख भी दिया गया है कि मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सच दैट देयर इमेजेस कैन बी जस्ट सेपरेटेड। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक उन्हें जस्ट सेपरेट किया जा सके, तुरंत, मतलब उस पॉइंट तक उन्हें सेपरेट किया जा सकता है, वही कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अगर उससे नजदीक कर दें तो उसे नहीं, अलग अलग उनका इमेज नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक उन्हें अलग अलग रखने पर उनका इमेज क्लियरली देखा जा सकता है, उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, वहीं तक कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। जैसे ये फिर से बना रहे हैं दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अगर इस कंडीशन में केस 1 की बात करें तो ये दोनों बहुत दूर हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है, इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। अब उसके बाद और अगर देखा जाए तो इन्हें और पास लाया गया, ए और बी, इन्हें अब भी अगर सेपरेट किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद अगर इन्हें और पास लाया जाए और लास्ट मान लिया गया कि इसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखने पे अब भी इसे सेपरेटली देखा जा सकता है, इन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर फिर इसे इस प्रकार से रख दिया जाए ओवरलैप करते हुए, तो अगर इस टाइम पे इसे देखा जाए तो अगर थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाने के बाद इन्हें अलग अलग क्लियरली देखा नहीं जा सकता, तो ये पॉइंट ही कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हुआ, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक इन्हें सेपरेटली देखा जा सकता है। लेकिन अगर और पास इन दोनों को रखा जाए तो अब इन्हें क्लियरली नहीं देखा जा सकता। तो मतलब जहां तक उसे क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है दोनों ऑब्जेक्ट्स को, उसे ही कहा जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो एक और इसमें लिखा गया दूसरा इसके लिए डेफिनेशन कि एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप बाय टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स which are seen just separated viewed through it। मतलब किसी भी टेलीस्कोप, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखने पे, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखने पर अगर उन्हें अलग किया जा सकता है इसके द्वारा देखने पे, तो उन्हें कहा जाएगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो इस प्रकार से मान लिया गया दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो गया डी थीटा। तो डी थीटा की अगर बात करें तो किसी भी टेलीस्कोप के लिए अगर जो लाइट सोर्स है, अगर उसका वेवलेंथ, लाइट सोर्स से जो लाइट आ रहा है अगर उसका वेवलेंथ लैम्डा हो, और जो सर्कुलर अपर्चर टेलीस्कोप का है अगर डायमीटर डी हो, सर्कुलर अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप, तो इसे लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। इसे हम लोग प्रूव भी करेंगे एक वीडियो में उस टेलीस्कोप के लिए कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो उससे पहले हमें बस जानना था रिजॉल्विंग पावर होता क्या है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी या इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी जब वो चीजों को अलग अलग सेपरेट करके दिखा सके, वही कहलाता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा कि वो मिनिमम एंगल जब फॉर्म होगा और उसके बाद वो मिनिमम एंगल जब, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहां तक दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग किया जा सके, अलग अलग देखा जा सके, अलग अलग रिजॉल्व किया जा सके, वही मिनिमम डिस्टेंस या एंगुलर सेपरेशन कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन।
अब अगर बात करें कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, मान लिया गया ये माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या होगा, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर है और इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो फिर थोड़ा और दूर हो जाएगा, तो उसकी वजह से इनका क्लियर इमेज बन जाएगा, तो ये इसकी कैपेबिलिटी नहीं हुई। लेकिन अगर बहुत पास ऑब्जेक्ट्स हैं ये, अगर ये दो बहुत पास ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, अगर इसे कोई माइक्रोस्कोप देख पा रहा है, मतलब उसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो ज्यादा है, इन दोनों को भी वो अलग अलग कर ले रहा है, बहुत पास की चीजों को अलग कर रहा है। मतलब जितना कम पास रहेंगे, मतलब जितना ज्यादा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम से कम रहे, अगर इंस्ट्रूमेंट तब भी इन लोगों को, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग कर पा रहा है, तो इसे कहा जाएगा कि बढ़िया रिजॉल्विंग पावर वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो इस हिसाब से लिखा जा सकता है रिजॉल्विंग पावर या कहें आरपी, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब 1/d थीटा। अगर डी थीटा से इसे रिप्रेजेंट करें तो रिजॉल्विंग पावर को लिखा जा सकता है 1/d थीटा। रेसिप्रोकल इसका रहेगा क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अगर डिस्टेंस कम है, बहुत कम है, तब भी अगर ये इंस्ट्रूमेंट इन दोनों को सेपरेट कर पा रहा है, अलग करके चित्र दिखा पा रहा है, तो इसे कहा जाएगा डी थीटा की वैल्यू कम हो गई, मतलब रिजॉल्विंग पावर उसकी हाई हो गई। मतलब दो पास की चीजों को भी अगर वो अलग अलग दिखा दे रहा है, तो मतलब टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजोल्यूशन है, वो हाई है। दूसरा, तो यही हमें करना, अगर इन दो दूर की वस्तुओं को दिखा पा रहा है तो रिजॉल्विंग पावर कम है। इसी प्रकार एक नॉर्मल आंख के लिए जो लिमिट ऑफ जो रिजॉल्विंग पावर है वो है 1 मिनट से भी कम। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन के बारे में रेले ने क्या क्राइटेरिया दिया, इससे पहले हम लोग ये बातें समझ गए कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो ये मिनिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जब तक कि इन दोनों को देखा जा सके। अगर और घटाएं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और घटाएं, तो ये एंगुलर डिस्टेंस बनेगा या एंगल सबटेंड होगा। अगर यहाँ तक ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक वो कर पा रहा है उसे कहा जाएगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और इसी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग पावर। अब हमें बात करना है रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। इन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स जो या फिर जो लाइट सोर्स हैं अगर उनकी बात करें, तो उसके आधार पे ये दिया कि कब तक चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है, कब उन्हें वेल रिजॉल्व किया जा सकता है, और फिर कब उन्हें जस्ट रिजॉल्व किया जा सकता है, मतलब तुरंत उसके बाद उन दोनों को अलग किया जाना असंभव है। वही क्राइटेरिया रेले ने दिया, जिसे कहा जाता है रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन क्या था, तो रेले ने कुछ मानदंड बनाए कि कब तक दो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इनके क्राइटेरिया को समझने से पहले अगर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल की बात करें, तो मान लिया गया बहुत दूर सीधी सड़क है और यहां से कोई 4 व्हीलर हम लोगों की तरफ आ रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई 4 व्हीलर है, कार हो गया मान लिया गया, तो इसकी जो हेडलाइट्स हैं, इस हेडलाइट्स में दो बल्ब लगे हुए हैं दोनों साइड में। अगर फ्रंट व्यू से देखा जाए तो इस टाइप से दोनों बल्ब लगे हुए हैं। लेकिन अगर ये काफी ऑब्जर्वर से काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो दोनों सोर्स एक दूसरे पे ओवरलैप करते नजर आएंगे। बहुत दूर से अगर ये व्हीकल आ रहा है तो इसके दोनों सोर्स समझ में नहीं आते हैं। जैसे जैसे वो नजदीक आता जाएगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बढ़ता जाएगा, और फिर ये बहुत दूर है तो ये दोनों सोर्स, इसके जो दोनों बल्ब है वो एक ही प्रतीत होंगे। फिर और कुछ दूर आएगा तो इन्हें लगेगा कि नहीं, दोनों अलग अलग सोर्सेस से लाइट आ रही हैं। तो जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन बल्ब्स का बढ़ता जाएगा, और फिर उसके बाद बहुत जब नजदीक आ जाएगा तो दोनों बल्ब यहाँ आस पास आने पे, व्हीकल के पास आने पे दोनों अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। या फिर इसमें तो सोर्स ही मूव कर रहा है, तो सोर्स मूव कर रहा है और सोर्स पहले एक ही सोर्स लग रहा था, दोनों लाइट सोर्स एक ही में इकट्ठे प्रतीत हो रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे वो नजदीक आता गया, दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ता गया,
सेपरेशन बढ़ने के साथ साथ दोनों सेपरेट होते गए, तो सेपरेट होते होते हमें फिर क्लियरली समझ में आने लगा कि एक ही नहीं बल्कि ये दो सोर्स हैं। और दूसरी चीज बात करें, जैसे दिवाली है या फिर अगर किसी भी इसी टाइम बाहर, अगर किसी भी घर के बाहर इस टाइप से लैंप्स दो लगे हुए दोनों साइड में, अगर बहुत दूर कोई ऑब्जर्वर हो, बहुत दूर से कोई ऑब्जर्वर है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, यहाँ से भी, तो बहुत दूर से अगर इसे ऑब्जर्व किया जाए तो ये दोनों सोर्स दो न लग के हमें एक ही प्रतीत होंगे। ऐसा लगेगा कि बहुत दूर पर कोई एक बल्ब जल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जर्वर उसके नजदीक आता रहेगा तो ये दोनों बल्ब्स हमें अलग अलग दिखाई देंगे। तो बहुत ज्यादा दूरी से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये घटना देखने को मिलेगी। या फिर ऐसा चीजें होता है कि बहुत दूर से किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो थोड़ा पास में रखी गई है, उन्हें एक ही होने का भ्रम पैदा होता है कि ये एक ही चीज है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग निकट आते जाते हैं उसके, तो ये समझ में आने लगता है कि नहीं, ये दोनों चीजें सेपरेट हैं। तो इसी प्रकार से रेले ने भी क्राइटेरिया दिया। क्या क्राइटेरिया दिया इन्होंने कि अगर दो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अगर किसी एक स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी कर्व, हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न में एंड ग्रेटिंग वाले में पढ़ चुके हैं कि कोई भी लाइट होगी तो उसके बाद एक सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा और बीच में ये मिनिमा बनते रहेंगे। तो हम सेंट्रल मैक्सिमा ड्रॉ कर दिए। तो इन्होंने क्या कहा कि दो अगर स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इस क्या कहा गया कि सेंट्रल रेले के अकॉर्डिंग कहा गया कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट, या अगर दो सोर्सेज हैं, दो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो सोर्सेज से ड्रॉ की गई हैं उनकी इंटेंसिटी कर्व के आधार पे, तो मान लिया गया इसे और इसे अभी निग्लेक्ट करते हैं, केवल ये लाइन है और हम लोग इसे अभी ड्रॉ किए, तो ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन हो गया। तो इसमें कहा गया, ये हो गया फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। तो उन्होंने क्या कहा कि लिख भी दें कि व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर, मतलब दो स्पेक्ट्रल लाइन है, फर्स्ट का जो सेंट्रल मैक्सिमा है, तो ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन हो गया और फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का ये हो गया मैक्सिमा। तो फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो फॉल्स होगा, लाई करेगा, कोइंसाइड करेगा, कहां पर करेगा, फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर। तो दूसरे वाले के लिए अगर बात करते हैं तो दूसरा वाला यहां से ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से बनेगा। तो ये हो गया, दो स्पेक्ट्रल लाइंस हो गए, दो स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटीज कर्व हो गया, इंटेंसिटीज दोनों की सेम है। ये हो गया फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये हो गया सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन। तो इन्होंने क्या कहा, रेले ने क्या कहा कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का जो मैक्सिमा है वो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के मिनिमा पे लाई करेगा। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है, जो सेंट्रल मैक्सिमा वो सेकेंड वाले स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है। मिनिमा इसका इधर भी है, एक मिनिमा इसका यहाँ पे भी है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि दो स्पेक्ट्रल लाइंस को तब तक रिजॉल्व किया जा सकता है, कब तक रिजॉल्व किया जा सकता है, जब तक कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का मैक्सिमा सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के मिनिमा पे लाई करे, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ये कि सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का मैक्सिमा, ये हो गया सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का मैक्सिमा, क्या हो, सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का जो ये मैक्सिमा है वो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के मिनिमा पे लाई करे, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करे। तो यही कंडीशन उन्होंने दी कि यहां तक अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है, और इस कंडीशन को उन्होंने कहा जस्ट रिजॉल्व, जिसे लिख भी दिया गया कि टू स्पेक्ट्रल लाइंस of equal intensities are said to be just resolved by an optical instrument when central maxima of one, या first कहें तो when central maxima of first falls coincide on the first minima of second and vice versa। या फिर ये भी कह सकते हैं कि central maxima of second falls on the first minima of first।
तो फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मतलब इसमें अगर डायग्राम से फिर एक बार समझ लें तो रेले क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग कब तक रिजॉल्व किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जबकि फर्स्ट जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसका मैक्सिमा सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के मिनिमा पे लाई करे, या फिर सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का जो मैक्सिमा है वो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करे। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट्स को किया जा सकता है जस्ट रिजॉल्व। तो ये कंडीशन हो गया जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व। अब उसके बाद अगर बात करें इन दोनों के बीच का अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस है तो उन्हें बहुत आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है, इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। इस कंडीशन को कहा जाएगा वेल रिजॉल्व। मतलब ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये हो गया फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, इसके लिए इंटेंसिटी कर्व हो गया। अब उसके बाद ये इंटेंसिटी के लिए कर्व हो गया डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। अब उसके बाद ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। तो अब क्या होगा कि रेले क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन तब थी जब सेकेंड वाली का फर्स्ट मिनिमा इसके मैक्सिमा पे लाई कर रहा था, यहाँ पे जो कि ये बनाया गया, ये था फर्स्ट कंडीशन में, इसे यहाँ पे था, ये था फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का जो मैक्सिमा है सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा था। तो यहाँ पर भी ये बना लिया गया कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का ये मैक्सिमा है। तो वो इस कंडीशन में जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन में इसका जो इंटेंसिटी सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का जो फर्स्ट मिनिमा था वो इसके मैक्सिमा पे लाई कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच ये जो मिनिमा फर्स्ट मिनिमा इससे थोड़ा सा भी दूर हो तो ये वेल रिजॉल्व हो, आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अगर इसे थोड़ा और दूर करें तो दूर करके कहीं भी कर सकते हैं, बस जो इसका जो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन है उसका जो मिनिमा फर्स्ट मिनिमा होगा वो इसके सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी पर होगा। तो कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ अगर बनाए तो देखा जाए तो इसका जो मिनिमा है वो लाई नहीं कर रहा है, थोड़ा दूर है, थोड़ा और सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ बना दिए। आगे की ओर ये ऐसे प्रोपोगेट करते हुए बनाया जा सकता है, फिर इसी प्रकार से बनाया जा सकता है। इस कंडीशन में ये हो गया फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये हो गया सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन। इन दोनों को बढ़िया से आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। इस कंडीशन को कहा जाएगा वेल रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व। अब उसके बाद थर्ड कंडीशन की बात करें, अगर इन दोनों स्पेक्ट्रल लाइन की का जो सेपरेशन है स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब ये कौन सी कंडीशन थी, जस्ट रिजॉल्व कंडीशन थी। जस्ट रिजॉल्व कंडीशन में क्या था, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन और कम हो और घटा दिया जाए, मतलब ये और पास हो जाए, तो इस प्रकार से बनेगा। अब इस कंडीशन में इसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम रिजॉल्व करने की कंडीशन क्या थी, इनके क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, इनके मानदंड के अनुसार यही कहा गया था कि दो स्पेक्ट्रल लाइंस को तब तक ही रिजॉल्व किया जा सकता है जब फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का मैक्सिमा सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करे। अगर इससे ये नजदीक आ गए तो इन्हें रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन कही जाएगी नॉट रिजॉल्व्ड, नॉट रिजॉल्व्ड। इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों लाइट इंटेंसिटीज बढ़ जाएंगी और इनकी वजह से एक इस प्रकार से वेव जनरेट होगी, इसकी इंटेंसिटी कुछ बढ़ी हुई प्रतीत होगी और इसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ये थर्ड केस है नॉट रिजॉल्व्ड कंडीशन की। तो तीनों कंडीशंस समाप्त हो गई रेले क्राइटेरियन की। पहले वाले में हम लोग कंडीशन पढ़े हैं वेल रिजॉल्व, जिसमें दो वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 यूज किया गया, जिसमें सेपरेशन दोनों सेंट्रल मैक्सिमा का ज्यादा है और दोनों को वेल रिजॉल्व मतलब बढ़िया से इन्हें इसका इमेज प्राप्त किया जा सकता है डिफ्रैक्शन पैटर्न का। तो इसमें लिख भी दिए कि ड्यू टू लार्ज सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइंस टू इमेजेस कैन बी सीन सेपरेटेड। तो इसमें बढ़िया से रिजॉल्व हो जाएगा, ये कंडीशन कही जाती है वेल रिजॉल्व की। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो
थोड़े उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है, किसी भी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से अलग अलग देखा जा सकता है। जो सेकेंड कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रेले क्राइटेरिया के लिए जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। इसके लिए भी दो वेवलेंथ लेमडा 1 और लेमडा 2 है, इनके लिए सेंट्रल मैक्सिमास बनाए गए हैं। इनमें क्या होगा कि फर्स्ट का मैक्सिमा सेकेंड वाले फर्स्ट वेवलेंथ या स्पेक्ट्रल लाइन का जो मैक्सिमा होगा वो सेकेंड वेवलेंथ के स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करेगा, या फिर वाइस वर्सा सेकेंड वाले का जो मैक्सिमा होगा सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो फर्स्ट वाले स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करेगा। इसे भी लिख दिया गया कि डिफरेंस इन वेवलेंथ इज स्मॉलर, central maxima of two spectral lines are closer such that the central maxima of one falls exactly over the first minima of other. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कर्व शोज अ क्लियर डिप, बीच में एक ढाल नुमा बनाया गया जिसे लिख दिया गया डिप। तो कर्व शोज अ क्लियर डिप इन सेंटर ऑफ टू सेंट्रल मैक्सिमा, और ये कंडीशन कही जाती है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। थर्ड कंडीशन की बात करें तो इन दोनों के बीच वेवलेंथ जो स्पेक्ट्रल लाइंस है इनके सेंट्रल मैक्सिमा में सेपरेशन और भी कम है, ये और पास आ गई। तो वेवलेंथ इन डिफरेंस इन वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट सेंट्रल मैक्सिमा कम्स क्लोजर and there is sufficient overlapping, resultant intensity curves shows only one maxima in center। तो इन दोनों वेवलेंथ की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप कर रहे हैं उनकी वजह से एक थर्ड, इन दोनों के अलावा एक तीसरा मैक्सिमा दिखाई देता है जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ी हुई होती है, और ये कंडीशन कही जाती है नॉट रिजॉल्व्ड कंडीशन। तो हम लोग शुरू किए थे रिजॉल्विंग पावर से। तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो वेवलेंथ के टर्म में ली जाएगी। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू होगा लेमडा अपॉन डी लेमडा, जहाँ लेमडा वेवलेंथ रहेगा और डी लेमडा रहेगा इन दोनों के लिए, दोनों वेवलेंथ में डिफरेंस इन वेवलेंथ। इसके बाद हम लोग टेलीस्कोप की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।